The views and opinions expressed on this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of producer, editor, or channel. The content is for informational purposes only and should not be considered as professional advice. No part of this podcast may be reproduced without permission. This podcast is sponsored by Hira Metals. We are an authorized dealer for top brands like Parryware, Kaveri Water Storage Tanks, Pidilite, Asian Paints, Birla White Cement, and many more. Island Lighting, wholesale, retail, and government supplier. Authorized dealer for brands like Kent Water Purification System, Anchor, Orient, Polycab, Crompton, and many more. RP Trading, authorized dealer for top brands like Utkarsh Pipes and Fittings, Rashmi TMT Bar, Greenply, Jindal, Bansal, and more. इन्फो टॉक्स में आपका स्वागत है। लिसन, लर्न, ग्रो। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से जुड़े स्थानीय राजनीति, संस्कृति, विरासत और विकास पर एक्सपर्ट पैनलिस्ट के साथ आकर्षक वार्तालाप सुने। इन्फो टॉक्स के पहले एपिसोड में आज की होस्ट मैं सुनीता सरकार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज एक्सपर्ट पैनलिस्ट में हमारे साथ जुड़े हैं जो काफी चर्चित चेहरा है जिनका और काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में, राजनीति में, सामाजिक कार्य में और साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बीच जो जुड़े हैं आज के पर्सनालिटी मिस्टर नंद किशोर सिंह जी। आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में जो हमारा पहला एपिसोड है उसमें बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका परिचय बहुत लंबा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं अंडमान के लोग काफी जाना पहचाना चेहरा है आपका। आप कोऑपरेटिव सेक्टर में काफी माहिर हैं और साथ ही साथ आप पूर्व जनप्रतिनिधि यानी नॉमिनेटेड काउंसलर भी थे रहे हैं और अभी हाल ही में आपको एक नई पदभार आपने संभाला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन के रूप में और वर्तमान में आप CCWS के सेक्रेटरी भी हो और पूर्व सेक्रेटरी CCS के रूप में भी आपने काम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जनप्रतिनिधि भी हो, आप नॉमिनेटेड काउंसलर रहे हो। हम आपसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि जो सहकारिता विभाग है यानी कोऑपरेटिव सेक्टर, उसमें आप काफी अनुभवी माने जाते हैं और काफी अनुभव है आपका, बहुत लंबा अनुभव है। 2004 से आपने CCS को संभाला और उस समय शायद आप CCS सेक्रेटरी के पदभार में थे। तो आपका अनुभव कैसा रहा CCS में जब आप सेक्रेटरी के रूप में थे और CCS वाकई में है क्या, लोगों को क्या बेनिफिट मिला था आपके कार्यकाल में, तो ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और आगे जो पहले CCS के बारे में जो आप बोल रहे हैं, CCS ये एस्टैब्लिशमेंट 1962 का एस्टैब्लिशमेंट है। जब एक समय हुआ करता था कि अंडमान में कंज्यूमर्स जो यहाँ के लोग थे, बासिंदे जो भी अंडमान निकोबार थे, तो उनको ग्रोसरी आइटम, फूड आइटम वगैरह प्रोवाइड करती थी रीजनेबल रेट में। और कोऑपरेटिव बनाने का मकसद समय के लोगों का यही था कि अंडमान में जो प्राइस कंट्रोलिंग सिस्टम को कायम करने के लिए, ताकि प्राइवेट ट्रेडर्स जो प्राइवेट जो दुकान है उनकी तुलना में प्राइस कंट्रोल करें, ताकि लोगों को सस्ते दर पे सामान मुहैया कराया जा सके। ये जैसा कि आपने बोला कि मेंबर को सस्ते दामों में कराया जाता था, ये सिर्फ मेंबर के लिए ही था या बाकी कस्टमर के लिए भी? और मेंबरशिप लेने की प्रक्रिया क्या थी उस समय? उस समय तो कुछ यहाँ के प्री-42 जो लोग थे यहाँ के, उन लोगों ने मिलके सोसाइटी फॉर्म किए थे कुछ शेयर कैपिटल को लेके। बाद में उन्होंने अपने मेंबर्स बढ़ाए। उस समय 10 रुपया शेयर कैपिटल से स्टार्ट किए थे और तब भी था उस सिचुएशन में कि मेनलैंड से शिप वगैरह बहुत कम थी, सामान को वहाँ से लेके आके यहाँ पे मार्केटिंग करना, अलग अलग आइलैंड में लेके जाना, लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत कठिन थी। और
लेकिन उस समय लोगों के अंदर सीसीएस को लेकर काफी एक क्रेज था। मैंने भी देखा है, बल्कि मेरे परिवार से भी खुद जो भी ग्रोसरी और जो महीने के जो हम खरीदारी करते थे रेशंस आइटम्स की, तो हम भी प्रेफर करते थे कि हम सीसीएस से ही लें। तो लेकिन आज और उस समय में काफी अंतर हो गया है। उस समय लोगों में जो क्रेज था, आज वो क्रेज नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बाद में इस मैटर में आऊंगी, उस समय जब आपने शुरू किया था, जब आपने सेक्रेटरी का पदभार लिया था, उस समय कितने मेंबर्स थे? जी 20,000 शेयर मेंबर्स थे। तो आज भी वही मेंबर्स हैं? नहीं, आज भी आपका इनके बाद में अपडेशन, आपका डिलीशन वगैरह हुआ था। उसके बाद अभी दोबारा शायद वही 20,000 के आसपास ही मेंबर हैं दोबारा। आपने जब शुरुआत की थी तब भी 20,000 थे और आज भी? नहीं, जब मैंने शुरुआत किया तो 20,000 नहीं थे, करीब करीब आपका 18,000 के आसपास थे। उसके बाद 2004 की बात? 2004 की बात। आज 2025 हो गया। जी, मतलब मेंबर्स में बढ़ोतरी ना के बराबर है? नहीं, मेंबर्स तो 20,000 ही इनका लिमिटेशन है एज पर बायलॉज। उसको टाइम टू टाइम आपका शेयर कैपिटल बढ़ा के आपका जनरल बॉडी में बढ़ा सकते हैं। बट जब मैंने चार्ज लिया था उस 55 शोरूम थे पूरे अंडमान निकोबार में, और अब शायद उनके शोरूम कम हो गए हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिजनेस में। और उस समय क्या था कि जितने भी कंपनी के डीलर्स सीसीएस के पास, और सीसीएस मैन्युफैक्चरर के से सामान परचेस करके लाता था तो सही रेट में कस्टमर को देते। आज कंपटीशन ज़्यादा है, दुकानें बहुत हो गए हैं, सारे आइलैंड में हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी है अभी पहले की तुलना में। आपको ऐसा लगता है कि सीसीएस को मतलब पीछे जाने में, क्योंकि आज हम देखते हैं, आपने जैसा कहा कि 55 आउटलेट्स थे उस समय, तो आज ना के बराबर ही सीसीएस दिखाई दे रहा है। जितने हमारे आइलैंड्स हैं, पहले हर आइलैंड्स में सीसीएस के आउटलेट अभी 27 ब्रांचेस हैं, 55 से 27 होंगे। तो ये गिरावट जो आया है, मतलब कमी जो आई है, ये इसका मुख्य कारण क्या है? ये ऑनलाइन शॉपिंग इसका मुख्य कारण है, या ठीक से सीसीएस को बैलेंस मैनेजमेंट में कोई कमी है? असल में पहले गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से जो गवर्नमेंट परचेस करती थी थ्रू सीसीएस के थ्रू परचेस करती थी, और विदाउट टेंडर कोटेशन कोऑपरेटिव सेक्टर को ऑर्डर दिया जाता था। पहले सोसाइटी के पास में लिकर का जो बिजनेस जो अभी अनिडको रन कर रहा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सीसीएस जो है प्राइस कंट्रोलिंग करता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई प्लस लिकर का ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस दिए। लेकिन अचानक 2000 में आपके 2000 और 2000 के पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने लिकर विड्रॉ कर लिया। इसके बाद में गवर्नमेंट सप्लाई के भी रूल्स, फाइनेंस रूल में कारण चेंज होने के कारण वो भी आपको कोटेशन टेंडर में जाना पड़ा। तो इसके वजह से सडन ऑफ, और यहाँ पे एक प्लांट था एलपीजी का आपका पहले, हाँ पहले प्लांट नहीं हुआ करता था मेलैंड से चेन्नई के थ्रू। हाँ, चेन्नई से जब गैस आता था तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा इनकम होता था। सडन ऑफ क्या हुआ, लिकर का बिजनेस चला गया, गवर्नमेंट सप्लाई का चला गया, गैस का ट्रांसपोर्टेशन चला गया, और साथ ही साथ मार्केट में कंपटीशन भी हो गया। बहुत सारे दुकानें खुल गई जो पहले नहीं हुआ करते थे आइलैंड में। तो उसका मुख्य कारण है, और सोसाइटी के ऊपर बहुत लायबिलिटी भी है, जो जिसका बहुत बड़ा आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सोसाइटी को ग्रॉस प्रॉफिट होती है, बट क्या है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, उस तुलना में सोसाइटी लॉस पे चल रहा है। अच्छा, वो तो आपकी बात है। मैं आपके 2004 की बात कर रही हूँ। तो आपने जैसे बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिकर का जो परमिशन था, टेंडर था, वो विड्रॉ कर दिया गया, और वो कहीं ना कहीं वो अनिडको को दिया गया। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी सीसीएस का ड्रॉबैक्स में नहीं, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना पॉलिसी है कि ज्यादा टेंडर करने से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उसमें गवर्नमेंट को फायदा होगा।
लेकिन सीसीएस का जो बहुत बड़ा रोल था अंडमान में जो प्राइस कंट्रोलिंग करने का, तो प्राइस कंट्रोलिंग करने से जैसे एग्जाम्पल है कि मैं अगर एक प्रोडक्ट का दाम अगर 100 रुपीज रखता हूँ कोई भी आइलैंड में अपने शॉप पे, तो बाकी ट्रेडर्स जो है उसको 90 रुपीज में या 95 रुपीज में सेल करेंगे, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट हो। क्योंकि हमारा अगर 100 है तो 95 रेट प्राइवेट ट्रेडर्स रखेगा, तो हमारा मकसद है कि डायरेक्ट बेनिफिट होना। लेकिन क्या है कि उससे हमारा प्रोडक्ट का सेल कम हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन अल्टरनेट बिजनेस दिया हुआ था जो सडन विड्रॉ हो गया, तो इससे क्या हो गया, डिसबैलेंस्ड हो गया। अब कंपटीशन के टाइम कंपटीशन मार्केट में जाके वो हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं कोऑपरेटिव। हाँ, आज जो दौर है कंपटीशन का जमाना है और ऑनलाइन क्वालिटी है, ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा हो गई है। नंद किशोर जी, जैसा कि हम जानते हैं 2004 में आपने अपना कार्यभार संभाला था। 2004 जो है अंडमान निकोबार के लिए बहुत ही यादगार एक वर्ष था कि सुनामी भी उसी समय हिट किया था 2004 में। तो उस समय सीसीएस का क्या योगदान रहा पूरे आइलैंड्स में? आपने कहा यादगार है, हम तो कहेंगे दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमने चार्ज लिया अगस्त में और दिसंबर में सुनामी और भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। उसके वजह से बहुत सोसाइटी के जो भी कोस्टल एरिया में जहाँ पे भी ब्रांचेस थे वॉश आउट हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस टफ सिचुएशन में भी हमने गवर्नमेंट को रिलीफ मटेरियल सप्लाई किया अप टू कैम्बल बे तक, निकोबार तक, रिमोट एरिया में, जबकि हमारा भी बहुत लाखों रुपया का, करोड़ों के आसपास नुकसान हुआ था। फिर भी हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया। बट जैसी नॉर्मल सिचुएशन आने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर टेंडर प्रोसेस में किया जब हम कम्पीट नहीं कर पाए। तो टफ सिचुएशन में कोऑपरेटिव ही काम आता है, प्राइस कंट्रोलिंग, अर्थक्वेक जोन, रिलीफ मटेरियल। लेकिन जब नॉर्मल हो जाता है तो फिर प्राइवेट ट्रेडर्स आ जाते हैं वो जगह में। तो ऐसे अगर करते रहेंगे और होने की वजह से ही आज कोऑपरेटिव सेक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव में, वो सीसीएस और सीसीडब्ल्यूएस है, फेडरेशन एनकोफेड है, इनका डाउनफॉल जारी है। और अगर इसको कायम नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो फ्यूचर में अगर फिर ये अर्थक्वेक जोन में ही आता है और दोबारा ऐसी आपदा या कुछ हो गई तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो कैसे रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड सप्लाई कर पाएंगे। आपके बोलने का मतलब है कि सीसीएस विकल्प बनेगा अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई फिर से आपदा आई तो? नहीं, विकल्प है। सिविल सप्लाई प्राइस कंट्रोल करता, बट हम लोग तो मेंटेन करते हैं रेगुलर, मतलब अगर नहीं रहेगा तो आपको वही सामान 200 रुपए में मिलेगा हैवलॉक में, हर आइलैंड में ये, क्योंकि कटअप आइलैंड है, ये एक आइटम के लिए वहाँ का कंज्यूमर पॉपुलर तो नहीं आएगा, तो उसको तो मजबूरी में 200 रुपये में लेना पड़ेगा। अगर मैं 100 रुपया कंट्रोल करता है तो वो 95 में उसको मिलेगा। आज भी ये चीज हुई थी जब कोविड का समय आया था, तब ये चीजें कोविड में आपने देखा है कुछ समय के लिए दुकान खुलती थी और जैसा मनमाना रेट में लोग सामान लेते थे। जो सुनामी का समय था और उस समय जिस तरह से प्रशासन ने और स्पेशली जो रेशन आइटम प्रोवाइड करने में सीसीएस ने सपोर्ट किया था और बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसे मुहैया कराया लोगों तक, रिमोट आइलैंड्स में, तो वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसको बचा के रखे ताकि फ्यूचर में भी ये काम आए, जो प्रीवियस काम किया है फ्यूचर में भी काम करे। एक और चीज सीसीएस के पास थी, जैसे आपने कहा कि गैस एजेंसी। अभी आज के डेट में यहाँ मोर देन 5 to 6 एजेंसी गैस की जो सप्लाई करने वाली एजेंसीज है, लेकिन आज बहुत दिक्कतें आ रही हैं, टाइमली सबको गैस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो रिमोट एरियाज में खासतौर से ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो उस समय आपके लिए जो एक ही एजेंसी थी और वो एकमात्र एजेंसी सीसीएस थी, तो वो कैसे चुनौती आपके लिए रही? चुनौती तो रहती थी हमेशा, क्योंकि जब मेलैंड से गैस आता था तो एक शिपमेंट 10,000 सिलेंडर आता था।
लेकिन प्लांट खुलने के बाद में यहाँ पे टैंकर आता है, फिर गैस को यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अदर आइलैंड में, तो टफ रहता है। साइक्लोनिक वेदर में और टफ रहता है। वो टाइम में 65,000 के आसपास कनेक्शन हैंडल करते थे पूरा अंडमान निकोबार। आज तो आपने बताया जैसे कि 4-5 डीलर एरिया वाइज हो गए हैं, लेकिन तभी सुविधा के लिए ही डीलरशिप अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को दिया गया, बट असुविधा हो रही है। जो सोशल मीडिया इसमें देख रहे हैं कि टाइमली सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये तो एक समस्या है लोगों के बीच में। आज सीसीएस जिन डायरेक्टर्स के हाथों में है, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वे सभी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आज उस पार्टी का क्या रोल है सीसीएस में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है सीसीएस में, और आज का डेट में सीसीएस की जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, दुर्दशा ही बोल सकते हैं, क्योंकि 55 आउटलेट से 27 आउटलेट बचे रहना, ये एक दुर्दशा ही जाहिर करता है। तो आज सीसीएस की क्या दशा है, इस पर भी आपकी कोई राय प्रतिक्रिया? देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैक में हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी रही है पहले के आस, और पहले कोऑपरेटिव सेक्टर को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर पहले एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे आती थी। अब क्या है कि बीजेपी सरकार आई, मोदी जी की सरकार में सहकारिता मंत्रालय बना, और मंत्रालय बनने के बाद में यो मंत्री हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी हैं, खुद देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है और वो भी उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो उनके आने के बाद में, अलग मंत्रालय बनने के बाद में, कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकार ने बहुत सारे आपका स्कीम लेके आए हैं। लोगों को दोबारा से पैक्स से, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटी को बहुत सारे फैसिलिटी दे रहे हैं सेंटर। बट अंडमान में ऐसी स्थिति है कि जितने पुराने नई सोसाइटियां नहीं बन रही है। अब यहाँ पे 47 कुछ पैक्स है, बाकी ट्राइबल सोसाइटी है और सेंट्रल एपेक्स है कंज्यूमर्स के। तो गवर्नमेंट चाहती है कि गैस एजेंसी कोऑपरेटिव को दिया जाए, पेट्रोल पंप कोऑपरेटिव को दिया जाए, लेकिन उनकी फाइनेंशियली स्थिति इतनी दयनीय है कि वो ऑलरेडी सारे सोसाइटी कर्जों पे कर्ज पड़ा है उनके ऊपर, और जिस हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कर्ज का, उससे ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका वजह से कोलैप्स हो रहे हैं, धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है। तो इस पर बहुत गहराई से जब तक ना पता चले, एकदम अनजान के जैसे ही, मतलब आप जैसे हमें बता रहे हैं पैक्स, ये पैक्स क्या है, ये आम आदमी और काफी लोग नहीं जानते हैं कि पैक्स क्या है। तो इस पैक्स पर आप थोड़ा सा अपना। पैक्स क्या है? आपके एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, इसमें किसान डायरेक्ट इसके अंदर में मेंबर्स होते हैं, और इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है एग्रीकल्चर के तहत, इनको फाइनेंस किया जाता है, और ये मिलके कोऑपरेटिव सेक्टर्स के थ्रू आपको एग्रीकल्चर को सशक्त बनाने के लिए ये पैक्स बनाया गया है। अभी हमारी गवर्नमेंट का स्कीम ये है कि एवरी विलेज में पैक्स होना चाहिए। गवर्नमेंट का है कि आने वाला समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स बने, और पैक्स को आपका गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, डेयरी का ये सारे काम है जिसमें लेडीज और किसान कोई भी इन्वॉल्व रहता है। पैक्स रूरल के लिए ही है, रूरल पे ही। तो एवरी विलेज मतलब यहाँ पे विलेज तो हर दूसरे नहीं, तो यहाँ पे इसीलिए अंडमान में मेनलैंड की तुलना में यहाँ पे विलेज छोटे हैं और बहुत नियरेस्ट है। तो इसके लिए क्या है कि सभी 2-3 विलेज मिला के एक पैक्स, तो यहाँ पे 47 इससे ज्यादा पैक्स नहीं बन सकते हैं। ये आप पंचायत के हिसाब से बोल रहे हो या? पंचायत के हिसाब से। पंचायत तो यहाँ पे 70 पंचायत जी, तो उस हिसाब से 70 पंचायत में सिर्फ 47 पैक्स ही बनेंगे। जी, उतना ही बनेंगे और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट है छोटे-छोटे विलेज। तो ये पैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े जो है? नहीं, इसमें डेयरी भी है, एग्रीकल्चर, डेयरी भी एग्रीकल्चर में आती है, फिशरीज में भी है, वो भी एग्रीकल्चर में आती है। तो इसमें लेडीज के लिए आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पैक्स में भी लेडीज हैं, प्लस आपका
बाकी सेल्फ तो हेल्प ये ग्रुप पैक्स में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी पैक्स के अंदर ही? हाँ, पैक्स नहीं, इनका अलग से बोर्ड, ये अलग होगा। जी जी। तो वो फिर उनको अगर पैक्स में आना है तो फिर वो पैक्स में मेंबर बन सकते हैं, बट इसको गवर्नमेंट के स्कीम है, इनको बहुत सारे लोन वगैरह देते हैं जो जैसे इनको। मैंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है बहुत बड़ा जी सब्जेक्ट जी है, जी। तो इसे समझने के अभी बाद इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन लोग बकरी भी पालन करते हैं, हाँ, मुर्गी पालन करते हैं, और कुछ food हाँ कुछ item भी बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम भी है, बनाते हैं, अचार वगैरह बनाना यहाँ पे, जैसे अंडमान निकोबार में नॉन वेज फिशरीज में फिश का अचार Pickles बनाना, वगैरह पिकल्स बनाते हैं। वगैरह बनाना, ये सब काम करते हैं लेडीज, बहुत लेडीज काम कर रहे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं लोग। तो देखा जाए तो आज के डेट में सीसीएस ना के बराबर ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, सीसीएस काम कर रहा है, गैस एजेंसी गैस भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बट उनके ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसको थोड़ा सा बैलेंस नहीं करेंगे तो डिसबैलेंस होगा। तो आगामी दिनों में सीसीएस के चुनाव भी दोबारा से होने वाले हैं, आई थिंक 2026 में फरवरी 26 जी, आसपास जी, जी, तो सीसीएस का दोबारा से चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा, जैसे कि आपने बोला कि किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप सपोर्ट रहता है, हाँ, बैकअप सपोर्ट। तो इस बार आगामी जो चुनाव होगा उसमें आपको क्या लगता है कि अभी जो बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी, वो सही से काम कर रही है, यही बॉडी मतलब फिर से आने की संभावना है या कुछ और चेंजेस इसमें होगा? ये विषय तो जनरल बॉडी चुनती है। जनरल बॉडी में जो शेयर होल्डर जो मेंबर्स होते हैं, इसके ऊपर मेरा प्रोटेक्शन करना हमको नहीं लगता है कि सही होगा। जो जनरल बॉडी है, मैंने आपसे इसलिए कहा, आप काफी अनुभवी है, 2004 से आपका जुड़ाव इससे रहा है, नहीं इसका आकलन बहुत तो बारीकी से आप सीसीएस और सहकारिता जो सेक्टर है वो है, लेकिन इतना एडवांस होगा इसके बारे में, मैं इलेक्शन के बारे में प्रोटेक्शन करना। आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो कि इलेक्शन कैसे हम विन कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो आपने सीसीडब्ल्यूएस का चुनाव जीता है वो अनअपोज्ड जीता था, तो इसीलिए आपसे ये सवाल है कि आगामी दिनों का सीसीएस का चुनाव कैसा रहेगा? टफ मतलब सीसीएस रहेगा, चुनाव होगा या नहीं, हुआ सवाल नहीं। अभी जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो आरसीएस है, राजेश चोपड़ा जी से, उनका प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, ताकि सही चुनाव हो सके, सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने जो इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, कोऑपरेटिव रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी रखते हैं, आगे कैसे इसको डेवलप करना है, आगे लेके जाना, वो उनका प्रयास है। बार बार वो अपने ऑफिशियल जो आरसीएस के एआरसीएस इंस्पेक्टर, इनको हमेशा कहते हैं कि आप जाइए सोसाइटी में विजिट कीजिए। अभी आपने बोला कि 20,000 मेंबरशिप जी, सीसीएस में है, तो सभी एक्टिव मेंबर है या इसमें? ये पास्ट अभी तक जितने भी इलेक्शंस जनरल बॉडी में हम लोग देखते हैं, इलेक्शन के टाइम तो 3,500-4 हजार के अंदर पोलिंग हो जाता है, बट जनरल बॉडी होता है तो 100 लोग भी नहीं आ पाते। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है, तो इसलिए मैंने सीसीडब्ल्यूएस में हाई कोर्ट में मैंने केस किया था, और मैं अपने नाम से ही केस किया था 2019 में, कि ये मेंबर इलेक्शन में ज्यादा मेंबर आ जाते वोटिंग के टाइम में, और जनरल बॉडी में 100 कोरम भी नहीं होता है। तो मैंने बोला था कि इसको अपडेशन रिवीजन होना चाहिए, इसमें फेक मेंबर है या फिर एरिया ऑपरेशन छोड़ के चले गए हैं, अंडमान छोड़ के, और उनके जगह में कोई गलत लोग आके वोटिंग कर जाते हैं, तो ये एक अपडेशन होना चाहिए। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटर था सीसीडब्ल्यूएस में, एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में मैंने केस किया था, वो अच्छा जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने कि अपडेशन होना चाहिए। एज पर रूल भी है कि एवरी इलेक्शन के पहले अपडेशन होता है, और रिवीजन अपडेशन जनरल इलेक्शन का इलेक्ट्रोल पे भी होता है, जैसे यहाँ भी होता है। तो हमारे वहाँ 5,000 मेंबर शेयर होल्डर थे सीसीडब्ल्यूएस में, और जब अपडेशन कराया तो करीब 6 महीने चला अपडेशन का काम, बार बार पेपर में दिया गया, 472 मेंबर ही एलिजिबल है पार्टिसिपेट किए अपडेशन में, और बाकी लोग आए नहीं। और उसके बाद में भी आज तक कोई
एक दो मेंबर को छोड़ के बाकी कोई मेंबर अप्रोच करने भी नहीं है। आज 19 के बाद आज 25 हो गया है। तो मेरे हिसाब में मेरे पूरा इतने टेन्योर में 2 मेंबर्स पुराने आए हैं कि हमारा को अपडेट किया जाए, और वो दोनों मैटर कोर्ट में चल रहा है। जो सहकारिता विभाग है, सेक्टर है जी, वो तो टोटली डिफरेंट है। और आपकी एक और खासियत रही है, अनुभव रहा है आपको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिनेमा सर्टिफिकेशन में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में आप मेंबर थे जी। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आप पहले पर्सन थे जो इस बोर्ड के मेंबर बने थे। तो ये टोटली डिफरेंट एक सेक्टर है जो फिल्म जगत से जुड़ा हुआ, हॉलीवुड बॉलीवुड जो हमारे स्टार है, क्योंकि फिल्म बोले तो हमें वही ध्यान में आता है, बॉलीवुड। तो आपका उस क्षेत्र में अनुभव कैसा रहा, और ये जो चुना जाता है जी, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और आपका वहाँ पे ड्यूटीज, मतलब आपका वहाँ पे रोल क्या था? जी, जब फर्स्ट 2007 में शायद उस समय मुझे जब चुना गया है, तो ये जो अपॉइंटमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय द्वारा होती है। और मुझे भी पता नहीं कि मेरे को एक अचानक एक दिन ऑफिस में मेरे को एक लेटर आया, तो मैंने लेटर पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें फिल्म सेंसर बोर्ड कुछ लिखा हुआ था। तो मेरे को लगा कि गलती से कोई लेटर आ गया मेरे पास में। बाद में पता चला कि खोला तो देखा मुझे ऐसा नॉमिनेट किया गया है फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार से फिल्म सेंसर बोर्ड। तो मैंने कलकत्ता गया, मीटिंग अटेंड किया, तो थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि वो लाइन ही अलग था। अब उसमें फिल्म जो आप लोग देखते हैं ना, फिल्मों में ये कैटेगरी, ये यू कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो फिल्म सेंसर होने के पहले उसको स्क्रीनिंग किया जाता है, और पूरे इंडिया में इसके 9 रीजन है। तो हम कलकत्ता रीजन के लिए काम करते थे। कलकत्ता में अंडमान निकोबार भी आता है, आपका पूरा वेस्ट बंगाल, झारखंड आता है, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ पार्ट आते हैं। तो वहाँ पे डेली का स्क्रीनिंग होता है। तो आपने कितने फिल्मों में अपना ये पार्ट? मैं करीब 5 इयर्स था उस पर। कंटिन्यू 2 टर्म के लिए मेरे को लिया गया था। तो बहुत फिल्में देखी हैं, अभी उतना तो याद नहीं है क्योंकि 2007 to 2011 तक तो सेंसर बोर्ड में था। तो बहुत सारे बांग्ला फिल्म, उड़िया फिल्म हो गया, आपका बिहारी और आपका झारखंड, ये सब पिक्चर देखते थे। यानी आप उस समय पॉलिटिकल पार्टी? मैं उस समय कांग्रेस पे था, कांग्रेस पार्टी में था। तो वहीं से नॉमिनेटेड हुए? हाँ, उस समय मैं नॉमिनेट हुआ था 2007 में। तो आपका वो एक्सपीरियंस बिल्कुल टोटली डिफरेंट था, अच्छा भी था। और पहले हम लोग सुनते थे फिल्म जगत तो सेंसर बोर्ड, पर उन लोगों के साथ में बहुत सारे फिल्म पर्सनालिटी भी साथ में काम करते थे। बोर्ड में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उनका साथ काम करने का मौका मिला, आपको भी जानने का। तो आपके लिए भी ये पहला अनुभव था? पहला अनुभव। आज भी मतलब जो आपने काम किया 2011 तक, आज 2025, काफी लंबा समय गैप हो गया है, तो आज भी उनके साथ आपका टच है? नहीं, अभी भी उनसे बात होते रहती है। सेंसर बोर्ड के बारे में अंडमान में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद में मैंने यहाँ पे 2-3 तमिल फिल्म का भी सेंसर करवाया। इनको बताया, इन्होंने अंडमान में पहले फिल्म शूट करके इन लोग केबल में चला देते थे, तो मैंने वो पिक्चर को भी कलकत्ता में ले जाके सेंसर करा के इनको सारा प्रोसीजर बताया। तो अब अंडमान के लोग भी सेंसर करके पिक्चर रिलीज करते। तो वो सेंसर, वो आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि सेंसर किस चीज में होता था और कैसे? सेंसर जो है, फिल्म को हमारा जो सेंसर रीजनल ऑफिस कोलकाता में आती थी, तो उसमें क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए, उसका एक रूल रेगुलेशन है। उसको फॉलो करके ही हम लोग कैटेगरी वाइज उसको सर्टिफाई करते हैं, और उसमें जो चीज़ नहीं दिखाना है वो टोटली कट कर सेंसर कर देते हैं। इसके बाद ही पिक्चर को सर्टिफाई करने के बाद ही रिलीज होता है। तो
आज क्या वो सेंसर बोर्ड समाप्त हो गई है क्या? नहीं, सेंसर बोर्ड अभी भी है। क्योंकि उस समय और आज के जो मूवीज वगैरह निकलती है तो वो कहीं ना कहीं काफी नहीं, रूल्स रेगुलेशन भी रिव्यू होता है, नए नए जैसे जैसे एडवांस होते जाता है वैसे वैसे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, उस समय परिवार के साथ आप बैठकर कोई भी मूवी को कोई फिल्म को देख सकते थे अपने परिवार वालों के साथ। नहीं तो जो एडल्ट ये कैटेगरी की पिक्चर है, बहुत सारी पिक्चर में रिस्ट्रिक्शन भी रहता है बच्चों के लिए, और कुछ पिक्चर में ऐसा भी होता है, कैटेगरी होता है जिसमें पेरेंट्स चाहे तो बच्चे को दिखा सकते हैं। बात सही है आपकी, ये आज की पिक्चर है उस समय की। आज की पिक्चर आपने जैसे कहा उस समय आप कांग्रेस में थे और 2015 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था। तो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही, और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ साथ आप मीडिया सेल के इंचार्ज भी थे जी, और साथ ही साथ आपको उस समय 2015 में नॉमिनेटेड काउंसलर जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एलजी महोदय है उनके ओर से नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, आपको एज अ नॉमिनेटेड काउंसलर अपॉइंट किया गया था जी। तो वो सहकारिता से आप दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में आना, क्योंकि काफी लंबा अनुभव आपका कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस में कई सारी जो राजनीति हलचल थी आपने खुद उसमें देखा था, इन्वॉल्व रहे आप, और मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि वो भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो 2015 में आपने क्यों मन बनाया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का, और उसके बाद आपको आते ही नॉमिनेटेड काउंसलर के रूप में नॉमिनेटेड करना, और उसके बाद आपका क्या काम रहा, थोड़ा सा बताइए। मैंने एक्टिव यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया था राहुल जी के साथ 2007 में, जब राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे। तो मेरा बहुत 2007 नवंबर में ही 14 नवंबर को शायद मुझे याद आ रहे हैं, तब भी राहुल जी 25 में हाँ, तो वो उस समय आए थे तो मेरे को मौका मिला था उनसे मिलने के लिए। याद है मुझे 14 नवंबर को मैंने 2007 में उनसे पहला मीटिंग राहुल जी से मेरा हुआ था। एज ए यूथ मुझे बुलाया था, अंडमान के बारे में बहुत सारे डिस्कशन करे। तो मैंने उस टाइम देखा उनके घर पे कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिए, बहुत सारे बैठ के नंबरिंग चल रहा था कि मतलब इंटरव्यू का नंबर दे रहे थे। तो वहाँ के माहौल देखने के बाद मुझे कुछ अजीब लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ इंटरव्यू चल रहा है और उसके हिसाब से काम करना है। तो इसके बाद राहुल जी जो भी डिसीजन लेते थे वो बस एक बंद कमरे से हाईटेक जो उनका सेटअप था उससे डिसीजन लेते थे, नहीं आज भी वही। अब उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय मैं उनसे मिला, अब तो मुझे पता नहीं क्या है, लोग न्यूज में सुन के ही पता चलता है क्या। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी अलग थी, बीजेपी की कुछ आइडियोलॉजी अच्छी लगी जो देश के बारे में सोचती है, तो वो सब देख के मैं थोड़ा सा मन बनाया। कितना समय आपको लग गया, क्योंकि 2007 से आप कांग्रेस में आपका नहीं, मुझे पार्टी ने अप्रोच किया, मैं जाके ज्वाइन करने के ऐसा मूड नहीं बनाया। मैं तो कोऑपरेटिव का ही काम करते रहता था, तो बीजेपी से भी उस समय कांटेक्ट हुआ, उनके आइडियोलॉजी पसंद आया, कुछ लोग अच्छे लगे, नेतृत्व अच्छा लगा, तो पार्टी ज्वाइन किया। फिर आते ही आपको नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं, वो पार्टी का, वो बीजेपी पार्टी का विषय है, उसमें हमारा कोई डिमांड नहीं था, ना कोई हमारी कोई चाहत थी। और जो मीडिया सेल होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक विभाग होता है बीजेपी का, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा काम करने का, आते ही एक दूसरे पार्टी से एक नए पार्टी में आकर के मीडिया सेल का दायित्व लेना? जी, नहीं, भाजपा पार्टी में तो कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दिया वो तो करना ही पड़ता है, और उसी हिसाब से हम काम करते थे। और पहले भी मैं दूसरे पार्टी में भी तो मीडिया वगैरह देखता ही था, प्रेस देख ही रहा था, क्योंकि मैं 1998 से जुड़ा है मैं पॉलिटिकल फील्ड में, तो बहुत सारे मीडिया से रिलेटेड काम करते थे। पॉलिटिकल अनुभव आपको रहा है, इसीलिए
भाजपा में जुड़ते साथ ही आपको नॉमिनेटेड काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया। जी ये नॉमिनेटेड काउंसलर जी का जो अपॉइंटमेंट होता है जी ये किस बेस में किया जाता है और इसका कार्य क्या होता है? नॉमिनेटेड काउंसलर जो हमारे यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल में जो है 3 नॉमिनेटेड पोस्ट है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं। वो एज पर रेगुलेशन, जो म्युनिसिपल रेगुलेशन के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से गवर्नर का पावर। और इनकी जिम्मेदारी ये होती है काउंसिल के अंदर कि काउंसिल जो काम कर रहा है, बोर्ड में जो डिसीजन ले रहा है काउंसिल, वो क्या बायलॉज रेगुलेशन को ध्यान में रख के ले रहे हैं और यहाँ पे म्युनिसिपल में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोग निवासी, उनके हक में काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना होता है। और ऐसा कोई विषय एजेंडा पे अगर काम कर रहा है काउंसिल और हमें लग रहा है कि ये बायलॉज और रूल के और यहाँ के जनता के हक में नहीं है, तो उसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्टिंग करते हैं। तो उस विषय को टर्न डाउन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डिसीजन देगा वही मान्य होगा। अच्छा, आपने कहा कि इसका नियुक्ति जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होता है, जी, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है और सुना गया है कि जो पार्टी रूलिंग करती है उसी पार्टी से नॉमिनेटेड काउंसलर नियुक्त किया जाता है, तो ये क्या सही बात है? ये तो पूरे देश की में देखने को मिलेगा। आप फिर बोलेंगे राज्यसभा में भी जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नर भी रूलिंग पार्टी है, लेकिन एक संवैधानिक पद है और ऐसा नहीं है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी को, कि एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो कोई भी सोशल फील्ड से, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई सोशल वर्कर हो, तो कोई भी सोशल वर्कर किसी न किसी पार्टी से ही जुड़ा है। तो इसके वजह से ये दिख जाता है कि ये फलाना पार्टी क्या है, तो लोग उंगली उठाते हैं कि पार्टी रूलिंग, जैसे आपने कहा कि रूलिंग पार्टी है उसी का होता है। नहीं, मैंने ये कहा कि ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के लोगों को नॉमिनेटेड काउंसलर नियुक्त किया जाता है। नहीं, पहले भी बहुत साल पहले सीपीएम के टाइम में भी एक शायद गवर्नर ने अपने विचार से ही लोगों को नॉमिनेट किए थे। ऐसा करते हैं, इस पे तो मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, हाँ, नहीं जाएंगे उस विषय पर ज्यादा। और आपका टेन्योर ही शायद लास्ट रहा है नॉमिनेटेड काउंसिल। हाँ, ये है इसके बाद अब तक कोई नियुक्ति नहीं है। हाँ, ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है, पार्ट है म्युनिसिपल काउंसिल में, वो बहुत अनिवार्य है, होना चाहिए, क्योंकि उनके एब्सेंस में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है उसमें कोई लैप्स आ जाए तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से शायद वहाँ के म्युनिसिपल सेक्रेटरी हैं, बट वो तो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी होना चाहिए ताकि फेयर एंड सही डिसीजन हो सके। मतलब ये मान सकते हैं अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है नॉमिनेटेड काउंसलर की, तो प्रशासन को शायद ऐसा लगता होगा कि जो इलेक्टेड बॉडी है वो सही तरीके से काम कर रही है। हाँ, हो सकता है। तो आपके कार्यकाल में जो 2015 से 2020 तक का जो आपका कार्यकाल रहा नॉमिनेटेड काउंसलर के रूप में, कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपने पूरे जो पीबीएनसी, यानी उस समय पीबीएनसी हुआ करता था, आज तो श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल हो गया है, तो उस समय का जो पोर्टलैंड म्युनिसिपल काउंसिल था, 24 वार्ड में आपके तरफ से कोई ऐसा काम किया गया, कोई ऐसा डिसीजन लिया गया? देखिए, काउंसिल के अंदर में नॉमिनेट काउंसिलर का दायित्व तो ये नहीं होता है कि कोई काम रेकमेंड कर सके। ये जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होता है, वर्क जो होता है, वो इलेक्टेड काउंसिलर जो होते हैं अपने अपने वार्ड के हिसाब से काम रेकमेंड करते हैं। नॉमिनेट काउंसिलर का दायित्व ये होता है कि काम को क्या सही तरीके से, फंड को सही यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं है, ये सब रूल रेगुलेशन देखने का काम। आपने जैसे बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के लिए नॉमिनेटेड काउंसलर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये जो काउंसिल में जो सेक्रेटरी और बाकी सारे रूल ऑफिसर्स हैं,
नहीं, रूल रेगुलेशन के नहीं है, जो कार्यवाही काउंसिल कर रहा है वो कार्यवाही नियम के तहत हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए ही। हाँ वही, हाँ तो वो अच्छा, वो जो सेक्रेटरी और वहाँ के एम्प्लॉय कर रहे हैं वो तो उनको तो करना ही है, दायित्व रूल को फॉलो करके काम करना। अगर ऐसे कोई चूक कहीं हो रहा है तो मीटिंग में हमको पॉइंट आउट करना है, उसको ऑब्जेक्शन करना है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक तरह से आप मॉनिटरिंग बॉडी बोल सकते हैं। हाँ, मॉनिटरिंग बॉडी के रूप में काम करते हैं। जी। तो जब काउंसिल की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें एमपी जो जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मेंबर है जी। तो हर मीटिंग में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट रहते हैं क्या जब भी काउंसिल और ये रहना अनिवार्य है क्या? जहाँ पे भी नॉमिनेट होते हैं उस बॉडी में जिम्मेदारी के साथ में प्रेजेंट तो रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि उनका शेड्यूल जो टाइम होता है, कभी पार्लियामेंट में रहते हैं, कभी अंडमान के अलग अलग, ये आइलैंड है तो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। तो जब भी हमारे विष्णु बद्राय जी तो मैक्सिमम में उनका ही टेन्योर था, तो कभी कभी मीटिंग में आते थे, बराबर सजेस्ट भी करते थे और लोगों को दिल्ली तक लेके भी जाते थे। डेलीगेशन म्युनिसिपल काउंसिल के बहुत सारे डेलीगेशन दिल्ली ले गए। जहाँ तक मेरा अंदाजा है 2019 में जो इलेक्शन में जी उस समय नहीं थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस पार्टी के कुलदीप राय शर्मा जी उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनका काउंसिल में कितना शायद मैं उस समय तो नहीं था। 2015 से 2020 तक आपका टेन्योर था। हाँ। तो 2019 में वो इलेक्ट होके आए थे, कुछ पीरियड आपका उनके साथ रहा होगा। कुछ पीरियड था, लेकिन मैंने कभी मीटिंग में काउंसिल में तो मैं देखा। तो नंदकिशोर जी, आपने अलग अलग फील्ड में, जैसे सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, और सबसे बड़ा जो आपका अनुभव रहा है CCS और कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो ये CCWS जो सेंट्रल कंज्यूमर वेलफेयर सोसाइटी जो है CCWS, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में, और इसका भी एक दबदबा एक समय हुआ करता था। और उस समय और आज के जो CCWS, आप आज प्रेजेंट सेक्रेटरी है CCWS के, तो आप अपना अनुभव बताइए कि उस समय का CCWS और आज के CCWS में क्या फर्क हो गया? मैं ऐसे तो 2014 में मैं आया था एज ए डायरेक्टर बन के CCWS में, तो मुझे वहाँ का जो रूटीन वर्क है, जो जिस हिसाब से बोर्ड काम कर रहा था, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर को अमेंडमेंट किया। फिर नहीं, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को बताया और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुपरसीड करवाया। सुपरसीड करा के यहाँ के बोर्ड को रिमूव करा के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवाया था। ताकि इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, इसके पहले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, तो 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको रन किया। तो पुराने बोर्ड के ऊपर एलिगेशन था कि मिसमैनेजमेंट है, यहाँ पे प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने 3 साल चला के फिर 2019 में दोबारा दिसंबर में इलेक्शन करवाया। और उस इलेक्शन में मैं इलेक्ट हुआ हूँ और तब से मैं सेक्रेटरी का चार्ज। अच्छा, ये लोगों में एक धारणा है कि CCS और CCWS दोनों कहीं ना कहीं एक है, तो ये कहाँ तक सही है? और CCWS जो है वो उसका कार्य क्या है और CCS का कार्य क्या है? CCWS आपका 1948 दिसंबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, बना था आजादी के 48 में दिसंबर 1 दिसंबर 1948। और इनका कार्य यही था कि बिल्डिंग मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो मेलैंड से लाके यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराना उचित दामों पे। और CCS जो है 1962 में कॉन्स्टिट्यूट 62 में बना था। इनका काम था यहाँ पे ग्रोसरी आइटम
फूड आइटम, राशन आइटम, ये सब प्रोवाइड करना, और A to Z फर्नीचर वगैरह सारे चीज, प्लास्टिक के आइटम, बहुत सारे आइटम लेके आते थे। बहुत सारा प्रयास किया जी, गया जी, था, जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय अच्छा चल रहा था। हाँ, हमने भी देखा है जैसे CCS में बहुत सारी चीजें मिलते थे ग्रोसरी जी, के जी, अलावा भी, और बहुत सारे एंड जो ईयर एंडिंग होता था जी, जी। उसमें आप कितना परचेज करते हो उस हिसाब से कुछ आपको गिफ्ट की हाँ, पहले जो भी कंपनी के डीलरशिप थे, मैक्सिमम डीलरशिप CCS के पास ही थी। तो इसीलिए कंपनी भी क्या करती थी कि CCS या CCWS को डीलर बनाने से उनका प्रोडक्ट इजीली दिगलीपुर से कैमल बे तक पहुंच जाता। अब क्या हो गया, प्राइवेट ट्रेडर्स इतने ज्यादा हो गए, तो धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेट ट्रेडर्स को सब डीलर बनाते गया, तो उससे CCS का इनका बिजनेस डाउन हुआ है। तो CCWS का सिर्फ जो हार्डवेयर, हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है, इसमें हम लोग टाटा ब्लूस्कोप का डीलर हैं, बिरला ग्रुप के, हिंडाल्को एल्युमिनियम के हैं। इस तरह हमारे पास में और भी कंपनी है जिसके डीलर हैं। आपके जुड़ने के बाद आपने जब CCWS का कार्यभार संभाला एज ए सेक्रेटरी, तो जी। उसके बाद से कोई नया डीलरशिप आपने लिया है? डीलरशिप बहुत ली है, लेकिन मैंने जब चार्ज लिया उसके बाद में कोरोना काल आ गया, तो CCS को भी हमने सुनामी के टाइम में बहुत नुकसान हुआ, तो उसको मैंने दोबारा ट्रैक में ले गया, तो 33 करोड़ से 55 करोड़ तक मैं लेके गया था 9 साल के अंदर, और 2011 में जब मैं छोड़ा तो 55 करोड़ टर्नओवर। CCS में भी आपका कोरोना आ गई, कोरोना में आप सोचिए CCWS में तो आपका एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज्यादा है, कम से कम 2 करोड़ 25 लाख के आसपास एक्सपेंडिचर ईयरली, और कंटिन्यू 2 साल तक लॉकडाउन के कारण बंद रहा, तो कम से कम 4.5 करोड़ का डायरेक्ट विदाउट इनकम एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने मेलैंड से, उसके बाद में चाइना का इशू चल रहा था, हार्डवेयर आइटम का रॉ मटेरियल बहुत सारे चाइना से आते, तो उसके वजह से रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब एक तरफ 2 साल का कोरोना का मार, दूसरा मार्केट में आपका स्टील और ये सब का रेट बढ़ गया, तो उसके बीच में अभी भी प्रयास है कि कैसे भी इसको प्रॉफिट में लाया जाए। तो आपका ये बोलना है कि आज CCWS प्रॉफिट में नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी CCS भी प्रॉफिट में नहीं है, CCWS भी प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बिजनेस ऐसा पहले जो था वो नहीं है हमारे। अच्छा, जैसे CCS का पहले टेंडर गवर्नमेंट सप्लाई, तो CCWS में ऐसे गवर्नमेंट सप्लाई CCWS में था। CCWS में गवर्नमेंट सप्लाई जेम आने के बाद में वो भी खत्म हो, तो सडन ऑफ एक बिजनेस चला गया। अब हमको कंपटीशन मार्केट में ही कम्पीट करना। पहले मेरे पास हमने क्या करता था, कोऑपरेटिव का मोटो क्या होता है ना कि नो लॉस नो प्रॉफिट, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस से कॉप अप होता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने सडन सारे बिजनेस चले गए, अब हमको कंपटीशन में जाके काम करना पड़ रहा है। कंपटीशन में आप कैसे काम करेंगे, तो इसका वजह से सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम ला रही है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपके लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, आपको पर्टिकुलर जैसे हार्डवेयर का काम कर रहा है CCWS तो हार्डवेयर काम करेगा, CCS ग्रोसरी आइटम कर रहा है तो ग्रोसरी आइटम करेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है रूल को, मल्टी वर्क आप कर सकते हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं आपके जनरल बॉडी को डिसाइड किए, आप उस लाइन में जाइए, ताकि आप रिवाइवल के लिए अलग फील्ड ढूंढ सकते हैं। फ्लेक्सिबल कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी जब से सहकारिता मंत्रालय आया है तो नया रूल्स चेंज हो रहे हैं, सुविधा देने के लिए, कोऑपरेटिव को दोबारा रिवाइव करने के लिए। जी। एक और बात, CCWS का कितना अपना प्रॉपर्टीज है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, इस पर आप थोड़ा बताइए। प्रॉपर्टी कुछ बिल्डिंग्स है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं है, कुछ लैंड है, कुछ प्रॉपर्टी है।
बनाए। मतलब जैसे CCS का आपने बताया 55 थे और नहीं मैंने CCS का टर्नओवर बताया, प्रॉपर्टी नहीं बताया, टर्नओवर बताया। नहीं, इससे पहले आपने बोला ना आउटलेट्स 55 आउटलेट्स। नहीं वो उसमें रेंटेड भी होंगे, आपका अपना ऑन ब्रांच बिल्डिंग नहीं है। इसी तरह CCWS का भी ऑन बिल्डिंग कुछ है कुछ नहीं है, कुछ रेंट में है। जहाँ जहाँ सुविधा हुआ वहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए खोला गया, रेंट पे भी खोला गया। हम देखते हैं प्राइम लोकेशन में CCWS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे दिलानीपुर में है, प्राइम लोकेशन में है जो आज बहुत जर्जर हालत में जी, पड़ी हुई है। और एक बिल्डिंग हम हमेशा देखा करते थे देवराज क्लिनिक जी, संपत लॉज के पास। बिल्कुल। तो उस प्रॉपर्टीज को आपके आने के बाद कैसे नहीं, उस प्रॉपर्टी में वायलेशन का इशू था, तो 20 ईयर से वो प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई थी। सोसाइटी को बहुत नुकसान हुआ उस प्रॉपर्टी में, उसमें म्युनिसिपल ने पेनल्टी भी चार्ज किया था वायलेशन का, सभी चीज कानूनी का केस भी बहुत लंबा चला। और उसके बाद में हमने सोचा कि इस बिल्डिंग को कैसा रिवाइव किया जाए, तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको हम लीज आउट करके इसको डेवलप करने के लिए। तो उस प्रॉपर्टी तो सबको दिख रहा है कि अभी अच्छा साल ईयरली हमें उससे कम से कम 28 to 29 लाख रुपीस का इनकम होगा, जो लास्ट 20 ईयर से नहीं हो रहा। अच्छा, आपका जी, ये स्टेप लेने से वहाँ से 29 लाख तक ईयरली हमको इनकम होगा, जो लास्ट 20 ईयर से ऐसे आइडियल पड़ता है। और एक आइडियल बोल सकते हैं उसे, टिकलीपुर में एक आपका लैंड है, हाँ, सीतानगर एरिया, तो वो भी एक प्राइम लोकेशन में वो जो लैंड है वो काफी बड़ा लैंड है। जी जी जी। तो उसपे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए? ऐसे तो वैकेट लैंड हमारे मायावंदर में, डिगलीपुर में, रंगत में, कोबलर में भी पड़ा हुआ है। धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं कि इस पे कुछ टूरिज्म में किया जाए, जो प्राइम लोकेशन में। हाँ, जैसे आप क्योंकि अब अब खाली आप हार्डवेयर को बेस करके सोसाइटी को रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक टाइम तक चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आइलैंड है, लिमिटेड लैंड है, तो आगे हम लोग ऑब्जेक्ट्स थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो फ्यूचर अंडमान में टूरिज्म और फिशरीज ही है, और कोई दिखता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो वैकेट लैंड है उसमें हम टूरिज्म में जाएं, ताकि उससे इनकम जनरेट हो, तो हमारा जो ईयरली कॉस्ट एक्सपेंडिचर है वो उससे बियर हो जाए, तो बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते। आपने बताया कि टूरिज्म के लिए आप उसे डेवलप करेंगे, तो वो इको टूरिज्म में होगा या नॉर्थ एंड मिडिल जो हमारा स्ट्रेच है वहाँ पे कहीं ना कहीं टूरिज्म बहुत पीछे है आज भी, और जबकि वहाँ पे अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस है, लेकिन एकोमोडेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमियां है, इस वजह से वहाँ अपनी टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो आप उस पर कुछ जल्द ही करना चाहेंगे ताकि यहाँ का जो मेन इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो कर सके। उस क्षेत्र के जो लोग हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं या बेरोजगार युवा युवतियां हैं, उस पर बढ़ चढ़कर काम कर सके या उनको कुछ अवसर मिल सके। जरूर कोशिश करेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने नया स्कीम भी निकाला है, जैसा पीपी मोड में जैसा है, तो पीपीपी मोड है, जो आपका कोऑपरेटिव में भी CPPP मोड भी। तो हम चाहेंगे कि सारे काम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कर सकता, जॉइंट वेंचर में भी कर सकते हैं। कुछ टूरिज्म सोसाइटी है उनके साथ में भी हम जॉइंटली कर सकते हैं। हम लैंड प्रोवाइड करेंगे अपने वैकेट लैंड को, और वो उसके ऊपर में कुछ जनरेट करें। ऐसा भी स्कीम अभी हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं, तो फ्यूचर में जाके और इको टूरिज्म में भी जाने से बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक जोन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म के बेस करके जाएंगे, और उससे सोचेंगे कि फ्यूचर में जब टूरिज्म भी फ्यूचर है अंडमान का, तो सोसाइटी भी, कोऑपरेटिव सेक्टर भी टूरिज्म में जाए। और गवर्नमेंट भी ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी अपने जो गवर्नमेंट के बीचेस में जो बीच है वो भी लीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे, इंडिविजुअल को ना दे, तो कोऑपरेटिव को दे सकते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा
हम जिस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे वो बहुत फैलता जाएगा। जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट बीच, ये भी बहुत एक क्रूशियल सब्जेक्ट है टूरिज्म पर, क्योंकि बीचेस जो है वो गवर्नमेंट लैंड में है, लेकिन आज बहुत सारे लोग पर्सनल प्राइवेट बीचेस बना करके उसे अपने टूरिज्म में जोड़ रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। ये अलग एक विषय है, इसमें हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे द्वीपों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आज आपको प्रेजेंट जिस पोस्ट में आप कार्यरत है, जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन की, और वाइस चेयरमैन का पद संभालते ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बहुत हलचल शुरू हो गई, ये हम सभी द्वीपवासी जानते हैं। तो आप उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? कोऑपरेटिव बैंक का जो विषय है, ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो बाहर में मीडिया में पब्लिक के बीच में पैनिक है, कोऑपरेटिव बैंक बंद हो जाएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी क्या हुआ। लेकिन ये बात चिंगारी, अगर धुआं निकलता है तो चिंगारी नहीं, अगर जो लोग भी गलत किए वो इंक्वायरी में आएंगे तो उनको कानून के तहत जो सजा है वो तो मिलेगी, और अगर हमारे बैंक के एम्प्लॉय के तरफ से अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी सजा मिलेगी। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर ही हमेशा से ये ध्यान में रहता है कि जो पिछड़े लोग हैं या जो थोड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, कोऑपरेटिव बैंक में वो अपना जो जमा पूंजी है उसे सिक्योर करते हैं, उसे जमा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग के लोगों में एक खलबली मची हुई है कि बैंक बंद हो जाएगा। इतना जो प्रोपेगेंडा अभी चल रहा है और जो जांच प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं उस वर्ग के लोगों में चिंता का विषय है आज भी। और ये आज का विषय नहीं है, कई सालों से ये विषय चल रहा है, जो आज किसी न किसी रूप में वो निकल के आ रहा है। तो उस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि लोग अपने जो उस तबके के लोग हैं बहुत ही गाढ़ी कमाई से अपनी जो बचत जो कर पाते हैं बैंक में जमा करते हैं, और उसका दुरुपयोग अगर मैनेजमेंट करता है तो वो कहाँ तक सही है? सही बात है। अंडमान निकोबार आइलैंड में 1966 का शायद एस्टेब्लिशमेंट है कोऑपरेटिव बैंक, और 41 ब्रांचेस है, और अंडमान के सभी आइलैंड में इसका रीच है। और नेशनलाइज्ड बैंक की तुलना में कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा किसान वर्ग, जो मछुआरे हैं, यहाँ के लोग हैं, जो भी जुड़े हैं। रीजन क्या है कि एक तो सभी जगह इनका ब्रांचेस हैं, प्लस सिंपल तरीके से इजी है, इसके लिए लोग जुड़े हैं। और बैंक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, हमेशा लोग देखने में आया कि इनको अवार्ड वगैरह मिल रहा था बेस्ट बैंक का। हाँ, वही बात आपने जब ये बात छेड़ी है कि बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड भी मिल रहा है, वहीं इतने रुपए का धांधली भी सामने आ रहा है। तो ये कहाँ तक सही बैठता है, ये जस्टिफाई आप कर सकते हैं? ये धांधली अभी हम लोग नहीं बोल सकते इसमें धांधली है, घोटाला है या फिर क्या है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इस विषय पे अभी से हम कुछ स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा, हमारे स्टेटमेंट से कहीं इंक्वायरी को कोई अफेक्ट ना हो, इसीलिए इसमें ज्यादा आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी इसका कंक्लूजन निकल के आएगा, और जो लोग शामिल है उनको अरेस्ट किया जाएगा। वो तो होना ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, और लोगों को जो वर्ग के लोगों का जमा पूंजी इसमें नहीं, उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया और बहुत सारे मीडिया में भी ये ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि बैंक नहीं बंद होने वाला है, बैंक के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट के लोग हैं। लेकिन जो गलत हुआ है वो तो सामने निकल के आना चाहिए, ताकि फ्यूचर में दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक में, ताकि लोगों का विश्वास, ट्रस्ट जो बैंक के साथ था वो वापस कायम करने के लिए दोबारा से नया मैनेजमेंट है, अभी न्यू मैनेजमेंट है, और न्यू मैनेजमेंट
कोशिश कर रहा है कि कैसे भी बैंक को डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे, और हमने इसके लिए रिकवरी वगैरह तेजी से चला रहे हैं कि जितना एनपीए है उसमें कोशिश करें रिकवरी ज्यादा। हमने सुना है कि मैक्सिमम एनपीए में जा रहा है, तो एक तरफ एनपीए ज्यादा है कोऑपरेटिव बैंक की और एक तरफ उसे अवार्ड भी मिल रहा है। नहीं, बैंक देखिए, बैंक होता ही है लोन देने के लिए, लेकिन बैंक में लोन देना, डिपॉजिट होना, यही तो बैंकिंग का काम है। बट उसको टाइमली चेक में रखना चाहिए कि आप जिसे लोन दे रहे हैं उनका प्रॉपर्टी मॉर्गेज जो भी रिजर्व बैंक का गाइडलाइन रूल्स को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, और जो भी डिफॉल्टर होता है तो उसको इमीडिएटली ही उसको पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि इतने दिन से छोड़ के रखे तो इतने लैप्सेस की वजह से इतने ज्यादा एनपीओ। मैं आपके बात को ही दोबारा रिपीट कर दूंगी कि जो वैल्यूएशन है, आपने बोला कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है उसी सही से वैल्यूएट करके ही लोन देना चाहिए, जबकि कोऑपरेटिव बैंक में यही चीज की कमी पाई है। इसके लिए रिजर्व बैंक गाइडलाइन बनाए हुए हैं, नॉर्म्स बनाया है, उसको फॉलो करके ही लोन देना चाहिए। तो अब ये इसमें कहाँ लैप्स हुआ है वो इंक्वायरी चल रहा है, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन लोगों का विश्वास है बैंक के ऊपर में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट की विश्वास कायम रहे और आपका पैसा सेफ है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, विश्वास ही सब कुछ होता है, और लोगों का विश्वास यही है कि आपकी जो नई टीम आई है वो जरूर बैंक के हित में काम करेगी, लोगों के नहीं। अभी हमारे जो चेयरमैन साहब है श्री पीजी पॉल, वो भी दैनिक्स ऑफिसर रह चुके, रिटायर्ड दैनिक से असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट में थे, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट में सिविल सप्लाई पे भी काम करे थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी है। कोशिश कर रहे हैं, कोऑपरेटिव का हमारा भी एक्सपीरियंस है, तो हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी रिकवरी बढ़ाया जाए, बैंक को स्टेबल किया जाए, लोगों के बीच में जो पैनिक है उसको खत्म किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए रिकवरी आए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने पहले बोल दिया है कि जो जांच में सही पाया जाएगा उसी हिसाब से जो भी कार्यवाही है वो प्रशासन लेगा या गवर्नमेंट लेगा। तो आप अपनी टीम के साथ, बैंक के साथ ऐसी क्या योजना बनाए हैं या बनाएंगे जिससे बैंक जो स्थिति में आज है उस स्थिति से उभर कर आए? मैक्सिमम लोग रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं, जितने भी एनपीए अकाउंट है जो भी उनसे ज्यादा रिकवरी हो, और फ्यूचर के लिए भी जो सील की हुई प्रॉपर्टी है उसको कैसा डिस्पोज करें ताकि बैंक का पैसा आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर फील्ड में जिस तरह से काम किया उसके अनुभव को हम सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आपका सहकारिता हो या सामाजिक हो, सभी क्षेत्र में आपने जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए, लोगों को सही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे अंडमान निकोबार में जो पब्लिक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? कोऑपरेटिव बैंक के विषय में तो यही बोलना चाहूंगा कि अभी इंक्वायरी खत्म होने के बाद ही पता चलेगा क्या सही जो लोगों के बीच में है कि उसमें घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ के युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में आए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर में सारे स्कीम ला रही है, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए अंडमान में कोऑपरेटिव सेक्टर में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए ताकि आप लोग मिल के काम करिए। जॉइंट वेंचर में काम करने से गवर्नमेंट भी इंडिविजुअल से ज़्यादा बेनिफिट जॉइंट वेंचर में। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी दर्शकों को अपनी
जो आपका जो भी अनुभव रहा उसको साझा किया हमारे साथ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और लोगों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पॉडकास्ट चैनल इन्फो टॉक्स को शेयर करें। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।